मैं आसमान लिखता हूँ तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूँ तो इनकलाब छपता है। वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्वगुरु भारत में। आज का जो विषय है वो है शहीद भगत सिंह के जीवन का परिचय, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अपना पूरा जीवन जो 23 साल की आयु तक वो जिए, उसमें पूरा का पूरा जीवन उन्होंने जितना भी वो जिए वो पूरा आज़ादी और अपने देश के लिए लगा दिया। उनके जीवन परिचय के कुछ कुछ अंश मैं आज आपके सामने रखूँगा। जो भगत सिंह थे वो एक होता है कि जन्मजात ही देशभक्त है, किसी ने उनको देशभक्ति सिखाई थी ऐसा नहीं था। जब से वो जन्म हुआ तब से ही वो देशभक्त थे और अपने साथ जैसे ही पैदा हुए थे अपने साथ ये गुण, देशभक्ति का गुण जो था अपने साथ ही लेके आए थे। अपने देश में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो धक्का देके जिनको देशभक्त बनाया गया था। आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा ऐसे कौन कौन से नेता थे जिनको धक्का देके अंग्रेज़ों ने देशभक्त बनाया था। जब उनको धक्का लगा तो उनको अपना देश याद आने लगा, तब उन्हें याद आया कि ओहो हम तो गुलाम हैं, हमारा देश नहीं है, हम गुलाम देश है। तो आज गुलाम देश के लोगों का बाहर पर कितना सम्मान होता है, विदेश में जाएंगे कितना सम्मान होता है, तब उन्हें याद आया। लेकिन भगत सिंह जो थे वो जन्मजात देशभक्त थे। उनके बचपन की 2 घटनाएँ मैं आपको बताता हूँ। पहली घटना, जब वो उनके पिताजी खेतों में कुछ बो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, लकड़ियाँ अपने खेतों में बोने लग पड़े। जब उनके पिताजी ने पूछा कि भगत ये क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ क्यों बो रहे हो, तो पिताजी मैं ये बंदूकें बो रहा हूँ, जब बड़ी होंगी तो उसके बंदूकों के फल लगेंगे। लकड़ियाँ बोने मतलब वो उसकी मानसिकता कैसी थी कि वो लकड़ियाँ बो रहा था तो वो बंदूकों के सपने देख रहा था कि जब हम इसको लकड़ियाँ बोएंगे तो जब उस फसल लगेगी तो बंदूकों की फसल लगेगी। तो बोले बंदूकों का क्या करोगे, तो बंदूकों का हम अंग्रेज़ों को मारेंगे और अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। एक घटना। दूसरी घटना आती है जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इतना शर्मसार नरसंहार अंग्रेज़ों ने किया था। तो वो क्या करते, स्कूल में होते थे, छोटे होते थे, जब उन्हें पता चला कि अरे जलियांवाला बाग में ऐसा करके अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, तो स्कूल से घर नहीं गए। उसमें 12-13 साल की उनकी आयु रही होगी। सीधा जलियांवाला बाग में चले गए। वहाँ क्या देखते हैं, चारों तरफ लाशें, मिट्टी में खून ही खून, चारों तरफ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। कम से कम 3000 लोगों की वहाँ पर सभा हो रही थी, तो कम से कम उसमें 1000-1500 लोग मारे गए थे। तो अंग्रेज़ों ने उसमें गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ खून से भरी हुई अपने बोतल में डाल के मिट्टी अपने घर ले आते हैं। घर लेके आते हैं तो जहाँ पर वो पूजा करते थे वहाँ पर उसको सामने रख के वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही माँ पूछती है, बेटा कहाँ गए थे स्कूल, इतनी देर हो गई, शाम को हो गई। और कम से कम 8-9 किलोमीटर उनके घर से दूर था जलियांवाला बाग। तो स्कूल से चले गए सीधा। घर वालों ने पूछा कि ये क्या किया, ये क्या बोतल में भर के ले आया, ये कैसी मिट्टी है। तो उन्होंने बताया कि जलियांवाले बाग की मिट्टी है जो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी और अपने देश के लोगों की मिट्टी है, ये अपने ही लोग हैं सारे। मतलब ऐसा भाव उनके बचपन में ही उनके अंदर था। एक आदमी से वो बड़े प्रभावित हुए थे, करतार सिंह सराबा। जब वो बाल्यकाल में थे तो उनको फांसी दे दी गई थी। वो आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, गदर पार्टी के सदस्य थे लाला लाजपत राय के साथ। पहले विदेश में रहते थे, फिर अपने भारत में उन्होंने आंदोलन चलाया। तो अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। तो जब उनकी फांसी की खबर भगत सिंह को मिली थी तब भी वो बचपन में ही थे, तो उनको बहुत आहत हुआ था और उनसे बड़ी प्रेरणा ली थी। एक ऐसा बोल सकते हैं कि अगर भगत सिंह बने हैं तो करतार सिंह सराबा के बाद उन्हीं की प्रेरणा से बने हैं। तो धीरे धीरे बचपन हुआ, स्कूल से पढ़े। जब वो स्कूल में थे तो बहुत मेधावी छात्र थे, पढ़ने का इतना शौक कि स्कूल में जाते ही मतलब स्कूल की अलग 50 किताबें उन्होंने अलग सिलेबस की पढ़ दी थी, जो स्कूल से अलग के सिलेबस की थी। ऐसी 50-60 किताबें उन्होंने बचपन में ही पढ़ दी थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो कॉलेज में गए। लाला लाजपत राय जी का कॉलेज था, उन्होंने वो ज्वाइन किया। तो वहाँ पर भी वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, अपने क्लास जाते थे, अन्य अलग अलग गतिविधियों में भी वो शामिल रहते थे। तो उस समय के उनके जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो बताते थे कि भगत सिंह हर टाइम लाइब्रेरी में होते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में हमेशा वो आगे ही रहते थे। तो उस टाइम भी उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। कोई सोशल रिज्यूम हो, आपका पॉलिटिकल रिज्यूम हो, विदेशों में क्या चल रहा था इसकी भी पूरी जानकारी उनके पास रहती थी। अलग अलग देशों में उस टाइम वो रशिया में बोल्शेविक मूवमेंट चल रहा था, उसके बारे में वो पढ़ते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे, मैगजीनी के बारे में पढ़ते थे। तो ऐसे पूरे विदेशों में भी कैसे कैसी क्रांतियाँ हो रही है और अपने भारत में क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, ऐसा कर रहे थे। तो ऐसा हो रहा था, सारी गतिविधियों में करते रहते थे। सभी गतिविधियों में वो देश के क्रांतिकारियों के देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो सारे काम ऐसे करते थे, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते थे। लेकिन क्या हुआ,
जैसे ही पर्चे बांटने वो दशहरा ग्राउंड चले गए, तो वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पर्चे बांट रहे थे और साथी भी उनके थे। तो अंग्रेज़ पकड़ रहे थे उनको, पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बम फोड़ दिया। अब तब भी पकड़े गए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों की नज़र में पहले से चढ़ चुके थे, तो उन्होंने उनको छूट ना जाए इसके लिए उनको ज़मानत की जो राशि थी उस टाइम की 60,000 रुपये रख दी। उनको अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा कि अब 60,000 रुपये हमने रख दिए हैं तो अब ये छोड़ तो पाएंगे नहीं। मैं आज के 60,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 90 साल पहले के 60,000 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा रख दिया, लेकिन वो उस टाइम संपन्न परिवार के थे, मतलब उनका परिवार में कितनी संपन्नता थी आप इस बात से लगा सकते हैं कि पता नहीं कितने ही खेत बेचकर उन्होंने 90,000 का इंतजाम करके, पिताजी जो थे उनके 90,000 का व्यवस्था करके वो अंग्रेज़ों को दिए और बेटे को अपने घर वापस लेके आ गए। बोल रहे थे स्वाभाविक सी बात है, पिताजी ने बोला बेटा ये सब क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा करके, लेकिन उनके दिमाग में तो एक ही था कि देश को आज़ाद करवाना है। सारी गतिविधियों में शामिल रहते थे। अब घर वालों को लगा कि अब वैसा बेटा बड़ा हो गया, इसकी शादी कर देनी चाहिए, परिवार संपन्न था ही उनका, तो ऐसा ऐसा करके रिश्ते की बात चलने लग पड़ी। भगत सिंह पर दबाव बढ़ने लग पड़ा, तो बार बार बोलते थे कि शादी कर ले, शादी कर ले, तो उनका तो एक ही जवाब होता था कि दुल्हन मेरी दुल्हन ही नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी, ऐसा ही वो बोलते थे। तो दबाव जब ज़्यादा ही बढ़ा तो उन्होंने चिट्ठी लिख के वो कलकत्ता चले गए और चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ उनकी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके साथ वो जुड़ गए। वो भी देश की आज़ादी के लिए ऐसे ही नौजवानों को तैयार कर रही थी जो हर पीड़ा को सह सके। जब उसके साथ उनका चला तो उस गतिविधियों में शामिल हो गए। अब क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो इतने मतलब करीबी उनके हो गए कि उन्होंने उनकी पार्टी का नाम बदल के उसमें सोशल शब्द जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। मतलब इतने करीबी वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हो गए थे उस टाइम। उन्होंने उसके बाद काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड जब हुआ तो उसमें उनके दो साथियों को फांसी की सज़ा हुई, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। उससे भी वो बहुत आहत हुए और तब उनके मन में आ गया कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही भगाना है, चाहे कुछ हो जाए। तो उसी गतिविधियों में वो लग रहे थे, लेकिन घर वालों का वो बड़ा दबाव बढ़ा, वो आ नहीं रहे थे, घर जा नहीं रहे थे, घर वाले बुला रहे थे। तो घर वालों ने क्या किया कि माता जी बीमार है ऐसा पत्र लिख के भगत सिंह को दे दिया और घर में पूरी शादी का माहौल बना दिया कि ये आएगा वापस। जब शादी ऐसा पूरा होगी जो थी, पूरा शादी का त्यौहार का ऐसा माहौल बना दिया तो ये मना कर नहीं पाएगा। लेकिन जब वापस भगत सिंह आए माँ को देखने, तो माँ तो ठीक थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तेरी शादी का एक पूरा कार्यक्रम किया था, तो आ नहीं रहा था, इसलिए हमने पत्थर पे झूठ बोल दिया था। तो बहुत आहत हुए वो कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, जब मैंने बता दिया कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो देश की आज़ादी के लिए लगा दिया है, किसी लड़की को अपना जीवन नहीं दूंगा, ये पूरे देश की आज़ादी के लिए होगा और दुल्हन अपनी आज़ादी ही होगी, कोई दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी, ऐसा कह के वो फिर से घर से चले गए। तब घर वालों ने मन में सोच लिया है नहीं इसका तो पूरा आज़ादी ही देश को आज़ाद करवाना है, तो उन्होंने भी अब दबाव डालना स्टार्ट कर दिया, फिर से चले गए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। उस समय साइमन कमीशन भारत आ रहा था, तो लाला लाजपत राय ने इनको कन्वेंस किया। हालांकि उनकी विचारधारा जो थी वो वैचारिक मतभेद उनमें आपस में थे, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में थे, ये सारे गर्म दल के थे, वो नरम दल के थे। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, लेकिन बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरीके से। तो उन्होंने लाला लाजपत राय ने कन्वेंस कर दिया उनको। तो उसमें भगत सिंह और उनके कुछ साथी लाला लाजपत राय के साथ नारे लगाने लग पड़े और साइमन कमीशन का विरोध करने पड़े। लेकिन अंग्रेजों ने टारगेट करके, उन्हें पता था, उस वहाँ पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को टारगेट करके उन्हीं पर लाठियाँ चलाई और इतनी लाठियाँ चलाई कि जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वो बोल रहे थे लाला लाजपत राय कि मेरी जो मौत है ये ब्रिटिश सरकार के ताबूज में आखिरी के लिए साबित होगी। इससे और गुस्सा आ गया उनको कि हमारे देश में हमारे ऊपर ही लाठियाँ चला के हमारे लोगों को मारा जा रहा है और कब तक हम हाथ में हाथ धरे रहेंगे, कब तक हम हाथ में हाथ धरे ऐसे ही बैठे रहेंगे और बिना हथियारों के आज़ादी नहीं होती, आज़ादी मिलने से रही। तो उन्होंने फिर योजना बनाई कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना है। तो जो उसमें उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जो स्काउट था अंग्रेजी ऑफिसर, उसको मारने की योजना बनाई। लेकिन जब वो पुलिस थाने के बाहर थे तो गलती से वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सैंडर्स था वो बाहर निकल गया। तो तुरंत 4-5 लोग थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो राजगुरु ने पहली गोली सैंडर्स को मार दी, फिर भगत सिंह आए और 3 गोलियां उनके सिर पर मार दी और कन्फर्म कर दिया कि मर गए हैं। उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद जा रहे थे तो पीछे से पुलिस आ रही थी। तो पुलिस का एक जो इंडियन कांस्टेबल था, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको बोला कि तू वापस चला जा, हमारी दुश्मनी तेरे से नहीं है। लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत के उसका गुलाम था, वो उनके यहाँ नौकरी करता था, इसलिए उसको
पकड़ना था, तो उन्होंने एक और उसको गोली मार के वहाँ उन दोनों लोगों को मार के ये आगे डीएवी कॉलेज पढ़ता था वहाँ से आगे निकल गए। यही नहीं रुके, रातों रात उन्होंने पर्चे में लाल स्याही से पर्चे लिख के पूरे लाहौर में लगा दिए, सारे लाहौर की दीवारों पे लगा दिए और लिख दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है, और भागने की तैयारी कर दी, छिप गए। तो भगत सिंह अपना पूरा अंग्रेजों जैसा बाल वगैरह कटवा के, सिख थे वो बाल कटवाए। भगवती दास बोरा की पत्नी थी उनकी भाभी जी, उनको क्या बोलते हैं कन्वेंस किया कि उनकी बीवी का रोल करे, ऐसा करके वो वहाँ से लाहौर से निकल गए, बाया भटिंडा कलकत्ता पहुँच गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। राजगुरु को उन्होंने अपना नौकर बनाया हुआ था, उसे सेकंड क्लास की टिकट दे दी, खुद फर्स्ट क्लास की एसी की टिकट ली थी। पूरे अंग्रेज ढूंढते रहे, किसी को कुछ पता नहीं चला कानों कान। इसके बाद और कलकत्ता में थे, धीरे धीरे चल रहा था। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कुछ अपने देश के पूंजीपतियों के साथ मिलके, जो यहाँ पर काले अंग्रेज़ थे, ऐसा कानून वो लाना चाहते थे कि जिससे किसानों और मज़दूरों इनके हथियार जो इनके अधिकार जो थे वो ख़त्म हो जाए। जब भगत सिंह को ये बात पता चली तो उससे क्या था कि टोटली अधिकार उनके ख़त्म हो जाने थे। पूंजीपति लोग तो थे, जितना भी मज़दूरों से काम करवा सकते थे, किसानों का जितना शोषण पहले भी करते आ रहे थे, आज भी वैसा ही हो रहा है, किसानों और मज़दूरों का इस देश में शोषण ही हो रहा है। तो उनके अधिकारों को ख़त्म करने की ऐसी पूरी योजना अंग्रेजी सरकार और अपने ही देश के पूंजीपतियों के साथ मिलकर वो योजना बना रहे थे। जब उनको पता चला ये सारी चीज़ें तो उन्होंने इसका विरोध करना चाहा। तो जब वो असेंबली में बिल पास हो रहा था, उन्होंने योजना बनाई। पहले भी वो, क्योंकि पूरी दुनिया की खबर रखते थे। 1893-94 की बात है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब हुआ था, तो वहाँ भी असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम फोड़ा गया था। तो उन्होंने क्या किया, भगत सिंह अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त को साथ लेके जब असेंबली में बिल पास हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, लो इंटेंसिटी का बम खाली जगह पे फोड़ दिया और साथ में पर्चे लिखे हुए थे वो फेंकने स्टार्ट कर दिए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है, और अपनी गिरफ्तारी खुद दी। लेकिन बस उसके ऊपर केस चला, उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, तरह तरह की प्रताड़नाएं सही करी, घंटों बर्फ़ की सिलियों में लिटाया जाता था, अलग अलग तरह से डंडे मारे जाते थे, साथ में नमक लगाया जाता था। जब जेल में थे तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन कई गवाह ऐसे आए, कोई वो आए, तो अंग्रेज़ों वैसे उनको फंसा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पिछले केस स्टार्ट कर दिए, जो सैंडर्स मर्डर केस था, असेंबली, वो सारे केस मिला के उन्होंने ऐसा बनाया कि भगत सिंह को फांसी हो जाए, जेल से छूटे ना। तो जो सैंडर्स मर्डर केस था वो चल पड़ा, कुछ अपने लोगों की गवाही चल पड़ी, ऐसा अदालत में चल पड़ा, तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा हो गई। अब वो यहाँ रुके नहीं, जेल में जब थे उनको तो उनका जो फांसी का जो वक्त था, मतलब उससे पहले वो 2 साल 1.5-2 साल वो जेल में रहे थे। जेल में भी उन्होंने आंदोलन अपना जारी रखा, पढ़ते रहते थे। उन्होंने बनाया था कि जो मेरे से मिलने आएगा वो अपने साथ एक किताब लेके आएगा, और अखबारों में लेख लिखते थे अपने नाम से, बेनामी से अखबारों में लिखते। और जेल में रह कर भी उन्होंने कम से कम 3000 पन्ने लिख दिए थे। कुछ हमारे पास उपलब्ध है, कुछ हो सकता है योजना से उनका लिखे गए, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है योजना से ही गायब कर दी गई। आज ही भगत सिंह का लिखा हुआ ज़्यादा अपने देश में उपलब्ध नहीं है। हो सकता है ये योजना ही हो जो उनको पसंद नहीं करते थे। तो जब उनके जेल में उन्होंने देखा कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, अखबार मुहैया नहीं हो रही है, गोरे कैदियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, अपने हिंदुस्तानी जो क्रांतिकारी थे उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने जेल में भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। सारे कैदियों को मिलकर भूख हड़ताल कर दी। और ये ना पहले कभी हो सकती है ना भविष्य में कभी होगी, ऐसी भूख हड़ताल स्टार्ट की। 64 दिन तक बिना खाए पिए, और 64 दिन के बाद 129 दिन की भूख हड़ताल थी। उसके बाद 64 दिन के बाद उनको पानी देना भी बंद कर दिया। मतलब इतनी हिम्मत उनके अंदर आती कहाँ से थी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। 129 दिन भूखे रह के, जिसमें उनके जो साथी थे वो बहुत कमज़ोर भी हो गए, तो उनका वज़न, खुद भगत सिंह का वज़न कम हुआ था। 5 फुट 10 इंच हाइट थी उनकी। यतेंद्र दास उनके जो थे, उनके सामने ही वो उनकी मृत्यु हो गई बिना भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा, आमरण अनशन। तो अंग्रेजी सरकार झुकी। 129 दिन के बाद भगत सिंह की सारी शर्तें मान ली गई, और उनके फांसी के दिन नज़दीक आ रहे थे। जैसे ही उनके फांसी के दिन नज़दीक आ रहे थे, अपने देश में भी आंदोलन चालू हो रहा था कि उनकी फांसी को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उस टाइम के जो हमारे देश के नेता थे, जो बड़े नेता थे, जो चेहरे बन चुके थे,
किसी ने वैसे बाहर के मन से तो बोला सबको कि वहाँ इनको बचाना चाहिए, इनकी फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकतावाद जो है किसी ने उनको बचाने का प्रयास तक भी नहीं किया। अगर प्रयास करते तो संभवतः उनकी फांसी रुक जाती, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि हम भगत सिंह को फांसी दें। जो इरविन था, जब महात्मा गांधी इरविन का लॉर्ड वायसराय था भारत में, इरविन, जब उनका समझौता होता, इरविन ने अपनी डायरी में भी लिखा था कि हम जो थे, हम खुद डरे हुए थे कि अगर कहीं भगत सिंह को फांसी दे दी तो पूरा देश ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और हमें उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़े। लेकिन वहाँ के जो बड़े नेता थे, गांधी इरविन का समझौता, किसी ने मांग तक नहीं उठाई कि उनकी फांसी को रद्द कर दी जाए। लेकिन जनता में आक्रोश था, जनता के दिलों में वो बस चुके थे, तो अंग्रेज इतना डरे हुए थे। तो 24 मार्च को उनको फांसी तय देने का ऐसा नियम बनाया था। और सुबह के अंग्रेजों जिन जिन देशों पर अंग्रेज रहे थे, उन्होंने एक नियम बनाया था फांसी का कि सुबह के समय फांसी होगी, जिस डेट को फांसी दी जाएगी, जो तय होगी उसी डेट को फांसी होगी। लेकिन कुछ उस दिन बवाल ना हो जाए, इसके चलते उन्होंने भगत सिंह को रात को ही फांसी दे दी गई, इतनी जल्दी। भगत सिंह की फांसी के 1-2 दिन पहले उनके वकील उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने उनसे एक किताब मांगी थी कि जब आप आएंगे तो किताब ले आना। वो किताब थी रेवोल्यूशन ऑफ लेनिन। तो जब भगत सिंह को किताब दी, तो जैसे उन्होंने किताब उनसे वकील से ली अपने, तुरंत उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उनके पास अब समय है ही नहीं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने, वकील ने पूछा कि भगत सिंह आपका कोई आखिरी संदेश है अपने देश के लिए? तो उन्होंने 2 शब्द अपने मुंह से बोले थे कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और किताब से मुंह बिना हटाए बोले थे और किताब पढ़ने लगे। उसके बाद वो सुखदेव के पास भी गए थे, उनके वकील लास्ट टाइम मिल रहे थे, तो तब भी उन्होंने पूछा कि सुखदेव आपकी आखिरी इच्छा कोई है? तो उन्होंने बोला था हम दोबारा मिलेंगे। आखिरी शब्द तो सुखदेव से वो ये थे कि दोबारा मिलेंगे। मतलब मरने की इनको इतनी जल्दी थी और इतने मतलब बेखौफ ये थे